राजस्थान शहर में ब्रह्मपुर नाम का एक गांव था, जहां हर साल उस गांव के लोग इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए साल में एक बार हवन जरूर करते थे। उस गांव पर इंद्रदेव की कृपा हमेशा रहती थी। तभी तो रेगिस्तान में रहकर भी उस गांव के लोग काफी खुश रहा करते थे। अपने गांव में इंद्रदेव को खुश करने के लिए इस बार भी बड़ा हवन किया जा रहा है। हम सबको उसकी तैयारियां अभी से शुरू कर देनी चाहिए। तुम सही कह रही हो, लेकिन आज मुझे मेरी बहन जो अपने बेटे के साथ विदेश से छुट्टियां मनाने गाँव में आ रही है, उसको लेने जाना है। कोई बात नहीं नीतीश, तुम अपनी दीदी को लेने चले जाओ, मैं यहाँ सारी तैयारी कर लूंगी। नीतीश अपनी बहन को लेने एयरपोर्ट चला जाता है और इधर प्रियंका हवन की तैयारियों में लग जाती है। कुछ घंटों बाद नीतीश अपनी बहन और उसके बेटे को लेकर गांव लौटता है। उसकी बहन रोमा और भांजा समर गांव आकर बहुत खुश होते हैं। वाह, कितनी ठंडी और सुकून भरी हवा है इस गांव में। इतने सालों बाद अपने गांव आकर बहुत अच्छा लग रहा है नीतीश। यस मामा जी, यहाँ तो मुझे बहुत ही मजा आ रहा है। दीदी, तो वहाँ ठंडी हवा नहीं चलती क्या? अरे नहीं नीतीश, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वहाँ का आसमान इतना साफ नहीं है जितना कि यहाँ का है। वहाँ की हवा में वो ताजगी नहीं जो यहाँ की हवा में है। वहाँ तो आसमान में गाड़ियों और कंपनियों से निकलने वाला धुआं ही होता है। हाँ, ये तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं दीदी। जो बात हमारे गांव में है वो कहीं और नहीं। वैसे जीजा जी को साथ नहीं लाई? अरे तेरे जीजा जी के पास टाइम ही कहाँ है, उन्हें अपने काम से फुर्सत मिले तब तो वो यहाँ आए। हाँ वो तो है, काम ही पूछा है। वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ प्रियंका उनके लिए नाश्ता बनाकर ले आती है। नमस्ते दीदी, कैसी हैं आप? और छोटू, तू कैसा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ प्रियंका, और छोटू भी एकदम ठीक है। दीदी, मैं आप लोगों के लिए दाल बाटी बनाकर लाई हूँ। अरे वाह, ये तो मेरी फेवरेट डिश है। थैंक यू सो मच प्रियंका। नीतीश, मैं हवन की सारी सामग्री ले आई हूँ, जरा आप भी एक बार देख लीजिएगा कि मैं कहीं कुछ भूल तो नहीं रही। हवन? कैसा हवन? दीदी, हर साल अपने गांव में इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए एक हवन किया जाता है। इस बार भी वो हवन होने वाला है, बस उन्हीं सब की तैयारियां चल रही हैं। ये बात सुनकर रोमा सोच में पड़ जाती है। इंद्रदेव के लिए हवन? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। आप तो जानती हैं दीदी कि अपने गांव पर इंद्रलोक की कितनी कृपा है। उनके आशीर्वाद से यहाँ हर साल अच्छी बारिश होती है और रेगिस्तान होकर भी यहाँ पानी की कोई कमी नहीं होती। क्या सचमुच में तुम इस 21st सेंचुरी में रहकर इन सब बातों पर बिलीव करते हो? ऐसी बात नहीं है दीदी, गांव में सभी लोगों का यही मानना है और ये प्रथा कई सालों से चली आ रही है। आप भी हवन में जरूर आइएगा। अच्छा, वैसे ये हवन होगा कहाँ? दीदी, वो उसी खेत में होगा जहाँ पर वो मंदिर है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। इसके बाद प्रियंका वहाँ से चली जाती है। रोमा, नीतीश और समर बड़े मजे से दाल बाटी का स्वाद लेते हैं। अगले दिन रोमा नीतीश से कहती है, अरे नीतीश, क्या तुम मुझे उस मंदिर वाले खेत में ले चलोगे? हाँ दीदी, क्यों नहीं। नीतीश रोमा और समर को उस खेत वाले मंदिर ले जाता है, जहाँ पर एक छोटा सा मिट्टी का मंदिर रखा होता है, जिसमें इंद्र देवता की मूर्ति रखी होती है। रोमा उस मूर्ति को देखकर कहती है, ओह, तो इस अंधविश्वास की जड़ ये मंदिर ही है, जिसमें बंधा विश्वास आज भी इन लोगों की सोच को पुराना ही रखता है। इसके बाद रोमा उस मंदिर को उठाती है और तोड़ देती है। ये क्या किया तुमने दीदी? देवता के मंदिर को नष्ट कर दिया। मैं तुम लोगों के बीच बसे इस अंधविश्वास की जड़ को खत्म कर रही हूँ। आज के जमाने में रहकर भी तुम लोग इन सब बेकार की बातों में विश्वास रखते हो। दीदी, ये आपने बहुत बुरा किया। देवता अब बहुत नाराज हो जाएंगे और हमें अब इसकी बहुत बुरी सजा भुगतनी पड़ेगी। पूरा गाँव इन सबकी सजा भुगतेगा। उधर आसमान में इंद्रदेव अपने इतने सालों पुराने मंदिर को टूटते हुए देख बहुत क्रोधित हो जाते हैं और बादलों की तरफ गुस्से से देखते हैं, जिससे आसमान में बहुत तेज बादलों के गरजने की आवाज आती है और उस गांव में तेज मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है, जिससे गांव में पानी जमा होने लगता है और धीरे धीरे वो पानी घरों के अंदर तक भर आता है। अरे, ये अचानक इतनी तेज बारिश और बाढ़! माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये सब इंद्रदेव के गुस्से के कारण हुआ है। आपने उनके मंदिर को तोड़कर अच्छा नहीं किया। ये क्या बकवास कर रहे हो? एक मंदिर को तोड़ने की वजह से इतनी तेज बारिश कैसे हो सकती है? बारिश का स्तर और बढ़ जाता है और गांव में पानी का बहाव भी बढ़ जाता है। पूरे गांव में पानी भर जाता है और लोगों के घर पानी में डूबने लगते हैं। फिर प्रियंका नीतीश के पास आती है। नीतीश, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, गांव में इतनी तेज बारिश कैसे हो गई? मैं बताता हूँ, ये सब रोमा दीदी के कारण हुआ है। उन्होंने इंद्रदेव के मंदिर को तोड़ दिया, लेकिन मैं किसी तरह उनकी मूर्ति को उठा लाया हूँ। ये तो रोमा दीदी के हाथों से बहुत बड़ा पाप हो गया। अब हमें जल्द ही कुछ करना होगा, नहीं तो पूरा गाँव तबाह हो जाएगा। इसके बाद प्रियंका और नीतीश मंदिर वाले खेत में इंद्रदेव की मूर्ति ले जाकर रख देते हैं और उनसे प्रार्थना करने लगते हैं। हे इंद्रदेव, हमें माफ कर दीजिए। रोमा दीदी की गलती की सजा पूरे गांव को भुगतनी पड़ रही है। हे इंद्रदेव, मैं अपनी बहन की नादानी के लिए आपसे माफी मांगता हूँ। वो विदेश में रही है, इसलिए उन्हें हमारी ये प्रथा अंधविश्वास लगती है। उन्हें माफ कर दीजिए। हम आपका मंदिर फिर से यहीं स्थापित कर देंगे। मैं एक मिस्त्री को जानती हूँ, मैं अभी उसे बुला कर लाती हूँ। ठीक है, जल्दी आना। प्रियंका जल्दी से जाकर मिस्त्री को बुला कर लाती है। मिस्त्री आता है और फिर पुरानी वाली जगह पर मंदिर बनाने लग जाता है। जैसे जैसे नींव रखता है, बारिश कम होती जाती है। तभी वहाँ रोमा और समर भी आ जाते हैं। अरे, ये क्या? मंदिर बनने से तो बारिश कम हो रही है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इंद्रदेव का अपमान करके मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। अब मैं इस पाप का प्रायश्चित करूंगी। मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होते ही रोमा अपने हाथों से देवता की उस मूर्ति को स्थापित करती है और हाथ जोड़कर इंद्रदेव से प्रार्थना करती है। हे इंद्रदेव, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए और हमारे गाँव को इस बाढ़ से बचा लीजिए। रोमा को अपनी मूर्ति फिर से मंदिर में स्थापित करते हुए इंद्रदेव देवलोक से देखते हैं
हैं जिससे वो प्रसन्न हो जाते हैं और फिर अपनी शक्ति से बारिश को रोक देते हैं। फिर धीरे धीरे बाढ़ का पानी भी कम हो जाता है और गांव पहले जैसा हो जाता है और सब लोग खुशी खुशी इंद्रदेव के लिए एक बड़ा हवन करते हैं जिसमें रोमा भी शामिल होती है। इसके बाद रोमा सभी गांव वालों के लिए हवन के बाद भंडारे का आयोजन करती है और जोर जोर से इंद्रदेव के नाम का जयकारा लगाती है। सोनपुर गांव के मुखिया राम प्रकाश अपने बेटे श्याम से बहुत परेशान रहते थे। श्याम अपने पिता के साथ किसी भी काम में हाथ नहीं बटाता था, बस सारा दिन इधर उधर दोस्तों के साथ घूमते रहना और खाली समय मिले तो सोते रहना। राम प्रकाश को इसी बात की चिंता रहती थी कि श्याम पर कभी गांव को संभालने की जिम्मेदारी आई तो वो कैसे उस जिम्मेदारी को संभाल पाएगा। इसीलिए एक दिन गुस्से में आकर राम प्रकाश श्याम से बोला, श्याम, तू कब तक इस तरह निठल्ला बनकर घूमता रहेगा? तेरी उम्र के बच्चे शहर जाकर बड़ी बड़ी नौकरियां कर रहे हैं या फिर अपने पिता के साथ गांव की पंचायत में बैठते हैं। पर तुझे मैं कह कह कर थक गया, तू भी कुछ काम कर लिया कर। पर तेरे तो कान में जूं तक नहीं रेंगती। मैंने फैसला किया है, अब तुम गांव में तभी आओगे जब कुछ काम धंधा सीख जाओगे। अरे कैसी बातें कर रहे हो? अकेला लड़का कहाँ कहाँ भटकेगा? माँ, मुझे नहीं जाना कहीं भी। मैं पतंग उड़ाने बबलू के घर जा रहा हूँ। खबरदार जो पतंग उड़ाने गए। मैंने कह दिया सो कह दिया। अब तुम कल सुबह काम की तलाश में जाओगे और कोई काम सीख कर ही लौटोगे। राम प्रकाश ने जबरदस्ती श्याम को काम ढूंढने भेज दिया ताकि वो एक जिम्मेदार इंसान बनकर आ सके। श्याम काम की तलाश में निकल तो पड़ा पर उसका मन बिल्कुल नहीं था। चलते चलते श्याम एक जंगल में पहुंचा। वहीं उसे एक पेड़ के नीचे एक साधु महाराज समाधि में बैठे दिखाई दिए। श्याम ने देखा एक काला नाग साधु बाबा को डसने वाला है। श्याम ने कुछ भी देरी न करते हुए झट से नाग को उठाया और एक और फेंक दिया। शोर से साधु बाबा की समाधि टूट गई। उन्होंने नाग को झाड़ियों में भागते देखा। धन्यवाद बेटा, तुमने आज मेरी जान बचा ली। आओ मेरी कुटिया में चलो, वहाँ चलकर बात करते हैं। बाबा, आपकी कुटिया तो बहुत सुंदर है। ये तो बांस से बनी हुई है। बेटा, ये बांस की कुटिया मैंने स्वयं बनाई है। बांस को जोड़ जोड़ कर बहुत मेहनत से मैंने इसे तैयार किया है। बाबा, क्या मैं कुछ दिन यहाँ आपके पास रह सकता हूँ? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल रह सकते हो। श्याम उन साधु बाबा के साथ ही रहने लगा। वो साधु बाबा की बहुत सेवा करता था। वहाँ पर श्याम ने बांस से घर बनाना सीखा। एक दिन साधु बाबा श्याम से बोले, श्याम बेटा, अब मुझे यहाँ से दूसरे स्थान पर जाना है। अब तुम्हारा भी अपने गांव लौटने का निश्चित समय आ गया है। पर बाबा, मुझे तो मेरे पिताजी ने कहा था जब तक मैं कोई काम धंधा नहीं ढूंढ लेता तब तक मैं गांव वापस नहीं जा सकता। काम तो तुमने सीख लिया बेटा। तुमने बांस के घर बनाने सीखे हैं, वो भी बहुत मेहनत का काम है। अब तुम अपने गांव जाना और वहाँ पर तुम जल्दी ही बांस के घर बनाना शुरू कर देना। बस यही तुम्हारा काम है। एक दिन ये बांस के घर तुम्हारे बहुत काम आएंगे। श्याम साधु बाबा से विदा लेकर वापस गांव पहुंच जाता है और अगले दिन बांस मंगवाकर पूरे गांव में बांस के घर बनाने शुरू कर देता है। पता नहीं इस लड़के को मैंने काम धंधा ढूंढने भेजा था, पर ये तो बांस के घर बनाने में लग गया है। देखने में घर कितने सुंदर और मजबूत हैं। पर ये घर किस काम के? यहाँ कौन रहेगा? गांव में सबके अपने अपने घर, अपनी जमीन जायदाद है और ये फिजूल की मेहनत कर रहा है। श्याम कुछ ही दिनों में पूरे गांव में जगह जगह बांस के घर बना लेता है। मॉनसून आ चुका था और सोनपुर गांव में कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही थी। एक शाम पानी का बहाव तेज हो गया, जिससे सोनपुर गांव के पास वाली नदी में पानी का स्तर ऊपर तक आ गया, जिस कारण सोनपुर गांव बाढ़ की चपेट में आ गया। सोनपुर के साथ साथ आसपास के बहुत से गाँव बाढ़ में डूब रहे थे। सोनपुर गांव के लोग हाहाकार मचाने लगे। तभी उन्हें गांव में बने बांस के घर दिखाई दिए, जो काफी ऊंचे बने हुए थे और उन बांस के घरों की छत तक बाढ़ का पानी नहीं पहुंच रहा था। पूरे गांव ने बाढ़ से बचने के लिए श्याम के द्वारा बनाए गए बांस के घरों में शरण ली। राम प्रकाश भी अपने बेटे श्याम और अपनी पत्नी के साथ उसी बांस के घर में शरण लेता है। बाबू, मुझे साधु बाबा ने बोला था कि वक्त आने पर ये बांस के घर बहुत काम आएंगे और आज हमारा पूरा गाँव बाढ़ की चपेट में आ गया है। गाँव में एक एक घर बाढ़ में डूब गया है, पर ये बांस के बने घर नहीं डूबे। हमारा पूरा गांव सुरक्षित है। हाँ श्याम बेटा, तूने तो सचमुच अपने गांव के लिए जो किया है वो मैं भी नहीं कर सकता। मुझे तुझ पर गर्व है मेरे बच्चे। कई दिनों तक गांव के लोग आराम से बांस के बने घर में रहते रहे। फिर सब कुछ ठीक हो गया। गांव वालों ने श्याम की बहुत तारीफ की। आसपास के गांव वालों ने जब इस बात को सुना तो वो भी बांस के बने घर देखने के लिए आने लगे। राम प्रकाश जी, आपका बेटा तो बहुत होनहार है। ये बांस के घर बनाकर उसने सचमुच आपके गांव को सुरक्षित कर दिया। हम चाहते हैं श्याम हमारे गांव में भी ऐसे ही बांस के घर बना दे, ताकि बाढ़ आने पर हमारे गांव वाले भी सुरक्षित रहें।
जितनी भी लागत लगेगी वो तुम ले लेना श्याम बेटा, पर हम सबके गांव में तुम ऐसे ही बांस के घर बनाने का काम शुरू करवा दो। ठीक है, मैं कल से ही और लोग अपने साथ मदद के लिए ले लेता हूँ, और आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं सभी गांव में बांस के घर बनवा दूंगा। भला हो उन साधु बाबा का जिन्होंने मेरे बच्चे को इतना मेहनती बनाने में मदद की। आप सही कह रहे हो। हमारे श्याम ने सचमुच बहुत अच्छा काम किया है। श्याम के द्वारा बनाए बांस के घर दूर दूर तक मशहूर हो गए। बहुत से गांव के मुखिया अपने गांव में बांस के घर बनवाने लगे। धीरे धीरे श्याम का बांस के घर बनाने का काम एक व्यापार में बदल गया और उसने इस काम में बहुत तरक्की की। श्याम ने मन ही मन उन साधु बाबा को धन्यवाद दिया जिनके कारण उसे ये सफलता मिली। मोनू, क्या तुम मेरे साथ एक जगह चलोगे? पर कहाँ दीदी? ऊंची लाल पहाड़ी पर। ना बाबा ना, मम्मी कहती है वहाँ तो 4 बड़े बड़े राक्षस रहते हैं, मैं नहीं जाऊंगा वहाँ। अरे नहीं पागल, सुना है वो भी हमारी तरह इंसान ही है, कोई राक्षस नहीं है। वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। चाहे जो भी हो दीदी, मुझे तो बहुत डर लगता है उन राक्षसों से, मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। ठीक है, फिर तेरी मर्जी, हम लोग यहीं खेलते हैं। माधवपुर गांव की लाल पहाड़ी पर चमन लाल के 4 जादुई बेटे रहते थे और चारों के पास अलग अलग शक्तियां थी। सबसे बड़े बेटे भीम के पास भारी से भारी सामान को उठा सकने की शक्ति थी, फिर चाहे वो पहाड़ ही क्यों ना हो। दूसरे बेटे राघव के पास हवा से भी तेज भागने की शक्ति थी और तीसरे बेटे किशन के पास अपने शरीर को कितना भी लंबा करने की शक्ति थी। तो वहीं चौथे बेटे मोहन के पास किसी भी चीज को सुंदर बनाने की शक्ति थी। एक दिन ऐसे ही छोटा भाई किशन सोते हुए बड़े भाई भीम के साथ मस्ती के मूड में होता है। अरे अरे, सुबह सुबह क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? चैन से सोने दो मुझे। अच्छा, परेशान करते हो और ऊपर से हंसते भी हो। मुझे कच्ची नींद से उठा दिया तुमने। रुको, अभी तुम्हें मजा चखाता हूं मैं। और तभी भीम दोनों हाथों से अपने बेड को उठाता है और जोर से जमीन पर पटक देता है। तेरा भी यही हाल करूंगा मैं। तभी किशन घबराते हुए कहता है, अरे छोड़ दो भाई, छोड़ दो, माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। बस इतने में ही सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अगली बार से मुझसे पंगा लेने की सोचना भी मत। भैया, आपको गुस्से में देखकर मुझे बहुत मजा आता है। अच्छा, बड़ी हंसी आ रही है, बताऊं तुझे फिर से? ना 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 ना, नहीं 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 नहीं। तभी मोहन भी वहाँ खड़ा ये सब देख रहा होता है और वो भी जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, भैया, आपका बेड तो आपने अपने आप ही तोड़ दिया, अब आप सोएंगे कैसे? रुकिए, मैं अभी अपने जादू से इसे जोड़कर सुंदर बना देता हूँ। फिर मोहन अपने जादू से उस बेड को फिर से सुंदर बना देता है। भाई वाह, कमाल कर दिया। चलो अब सब चलकर खाना खाते हैं, बहुत भूख लग रही है। ठीक है चलो, वैसे भी सोकर उठ के तो मुझे भी बहुत तेज भूख लग जाती है। इसके बाद तीनों खाने की मेज पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां जाकर देखते हैं तो अभी तक खाना रेडी नहीं होता। तभी भीम जोर जोर से चिल्लाता है, राघव, अरे ओ राघव, कहाँ मर गया? जल्दी से खाना लेकर आओ, बहुत जोरों की भूख लगी है। और तभी राघव वहां जादू से पहुंच जाता है। हाँ, हमें बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दो। अभी लो, खाना हो या कहीं जाना हो, मैं सब फटाफट कर लेता हूँ, अभी देखो तुम दोनों। इसके बाद राघव झट से किचन में जाता है और 2 मिनट में सबके लिए खाना बनाकर ले आता है। और जैसे ही वो खाने की मेज पर बैठने लगते हैं तो राघव को मस्ती सूझती है और वो जादू से किशन की चेयर गायब कर देता है, जिससे कि किशन धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। फिर राघव, मोहन और भीम जोर जोर से हंसने लगते हैं। इसके बाद चारों साथ में बैठकर खाना खाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक शाम 8 साल की पिंकी जंगल में पेड़ से आम तोड़ने की कोशिश कर रही होती है कि तभी वहाँ पर किशन आ जाता है। अरे ओ छुटकी, ये क्या कर रही हो तुम? अरे बाप रे, भूत भूत भूत! उसे देखते ही पिंकी के पसीने छूटने लगते हैं और वो बुरी तरह घबरा जाती है। जी कुछ नहीं। अरे घबराओ नहीं, मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान ही हूँ और यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। मेरी मदद? पर वो कैसे? अभी बताता हूँ। इसके बाद किशन अपने हाथों को लंबा करता है और पेड़ से आम तोड़कर पिंकी को दे देता है। पिंकी ये देखकर बहुत ही खुश होती है और जाते जाते किशन से कहती है, धन्यवाद, आप तो बहुत अच्छे हो भूत अंकल। भूत अंकल? भूत अंकल नहीं, राघव भैया। अगर तुम मुझे भैया कहोगी तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। अब मुझे देर हो रही है, माँ राह देखती होगी, मुझे जाना होगा। बाय बाय भैया। बाय बाय। एक दिन घर पर चारों भाई लेटे हुए होते हैं। तभी भीम कहता है, चल यार, बहुत दिन हो गए, हम नीचे गांव का चक्कर लगाने नहीं गए, चलो आज थोड़ा टहल कर आते हैं,
बहुत दिनों से इंसानों का चेहरा नहीं देखा। लेकिन लोग तो हमारा चेहरा देखकर ही डर जाते हैं। हम बाहर कैसे जाएंगे भैया? लेकिन इसमें हमारी क्या गलती है? आखिरकार हैं तो हम भी उन लोगों की तरह इंसान ही ना। देखो भाई, जिसको जो सोचना है सोचने दो, वक्त आने पर सब समझ जाएंगे। इसके बाद चारों गांव की ओर निकल पड़ते हैं, लेकिन वो जहाँ जहाँ से गुजरते लोग उनको देखकर झट से अपने घर में कैद हो जाते हैं। देखो भैया, हम लोगों को देखकर सब लोग कैसे भाग रहे हैं। तुम जरा यहीं ठहरो, देखो अभी मैं कैसे मस्ती करके आता हूँ। फिर किशन अपना लंबा सा हाथ करके दुकान में बैठे लाला के सिर की टोपी उठा लेता है। लाला अपने गंजे सिर पर हाथ फेरते हुए देखता है तो वो उन चारों को देखकर घबरा जाता है और कहने लगता है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? इसके बाद किशन जादू से लाला के बगल में जाकर खड़ा हो जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, क्यों लाला, हम यहाँ नहीं आ सकते क्या? अरे तुमसे थोड़ा पतियाने आए हैं। अरे बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे। ए किशन, अब तो खाली पीली लोगों को परेशान करना बंद कर और चल वापस आ। हाँ बड़े भैया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके बाद नौटी किशन अपने भाइयों के पास वापस लौट आता है कि तभी अचानक सबको धरती पर एक अजीब सा जोरदार कंपन महसूस होता है। अरे ये क्या हुआ? ये धरती क्यों कांप रही है? हाँ, मैं भी कांप उठा एकदम। मैंने भी कंपन महसूस किया। अरे पर ये हो क्या रहा है, कोई बताएगा? इसके बाद सभी गांव वाले अपने अपने घरों से निकल आते हैं और जोर जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, भागो भागो, गांव में भूकंप आ गया। जल्दी से सब लोग अपने घरों से बाहर आ जाओ। अचानक से भूकंप कैसे आ गया? भैया वो वाला पहाड़ देखो, वो किस तरह से कांप रहा है। वो देखो, जमीन पूरी तरह हिल रही है। अरे अब तो सर्वनाश होगा। लेकिन ये पहाड़ क्यों कांप रहा है? रुको, मैं अभी जाकर देख कर आता हूँ। फिर राघव अपनी तेज भागने वाली शक्ति से उस पहाड़ पर पहुंच जाता है और वहां देखते हुए कहता है, सर्वनाश, ये तो ज्वालामुखी है। अगर ये फट गया तो कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। इसके बाद राघव वापस आता है और अपने भाइयों से कहता है, भाइयों, पहाड़ पर तो ज्वालामुखी फटने वाला है और अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो सारे गांव वाले मारे जाएंगे। तो क्यों ना हम इसके बारे में सबको बता दें? अरे पर इसमें तो बहुत वक्त लग जाएगा। मैं झट से सबके कान में बोल कर आता हूँ। तभी राघव झट से सभी गांव वालों के कान में कहकर आता है, क्या हमारे गांव में ज्वालामुखी फटने वाली है? हे भगवान, हमारी मदद कर। इसका मतलब हम सब लोग जलकर मर जाएंगे। ऊपर वाले, ये सब क्या हो रहा है? तभी पिंकी और मोनू उन चारों की तरफ दौड़े चले आते हैं और कहते हैं, भैया हमारी मदद करो, हम सबको बचा लो। हाँ भैया, हमारी मदद करो। लेकिन तुम हमारे पास कैसे चले आए? क्या औरों की तरह तुम्हें हमसे डर नहीं लगता? नहीं भैया, क्योंकि हम जानते हैं कि आप भी हमारी तरह इंसान ही हो और बहुत अच्छे हो। तो आप हम सबकी जान बचाएंगे ना? बोलिए। हाँ हाँ बचाएंगे, हमें बचाना ही होगा। लेकिन ज्वालामुखी से बचने का आखिरकार उपाय क्या है? मैं एक काम करता हूँ, अपने लंबे हाथों से नदी का पानी निकाल लाता हूँ। लेकिन अगर हम उसमें पानी डालेंगे तो वो और आग पकड़ेगा। तो फिर हम गांव के लोगों को कहीं दूर ले जाते हैं। पर इन सब में तो बहुत टाइम लग जाएगा और हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। हमें गांव के लोगों को बचाना होगा। ये गांव भले ही जल जाए, लेकिन इसके लोगों को कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ मोहन बिल्कुल सही कह रहा है। अच्छा सुनो, मेरे पास एक आइडिया है जिससे गांव और गांव के लोगों को बचाया जा सकता है। पर वो कैसे भैया? मेरे पास तो पहाड़ को उठाने की शक्ति है ना। किशन, तू अपने लंबे हाथों से मुझे उठाकर उस पहाड़ तक ले जा। मैं उस पहाड़ को उठाकर गांव से बाहर रख दूंगा, जिससे ज्वालामुखी गांव वालों तक नहीं पहुंचेगा। हाँ, वो लावा तो उस पहाड़ से नहीं निकलेगा। बिल्कुल सही कहा तुमने। वाह बड़े भैया, क्या दिमाग लगाया है आपने, तो कमाल कर दिया। इसके बाद किशन अपने लंबे हाथों से भीम को उठाता है और उस पहाड़ पर रख देता है और फिर राघव को भी उस पहाड़ पर पहुंचा देता है। अरे ये क्या, तुम क्यों आए? तुम धीरे धीरे चलोगे तो तुम्हें पहाड़ को उठाकर वहां तक रखने में समय लगेगा। तुम पहाड़ को उठाओ, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। इसके बाद भीम उस पहाड़ को अपने दोनों हाथों से उठा लेता है। अरे वाह बड़े भैया, अब तुम देखो मेरा कमाल। राघव अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए तेज रफ्तार से भीम को पहाड़ के साथ कुछ सेकंड के अंदर ही गांव से बाहर पहुंचा देता है। अरे वो देखो, वो लोग पहाड़ लेकर जा रहे हैं। उन्होंने हमारी जान बचा ली। क्या बात है, हम बच गए। जिनको तुम सब लोग भूत कहते थे, आज उन्होंने ही तुम्हारी रक्षा की है। बिल्कुल सही कह रही है पिंकी, आज उन चारों की वजह से ही ये गांव बच पाया है। चलो अब उनके पास चलकर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आज तुम चारों की वजह से हम गांव वालों की जिंदगी बच गई भैया। तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोगों को माफ कर दीजिए, हम लोगों ने आप लोगों को गलत समझा। अरे नहीं नहीं, आप लोग क्या बोल रहे हैं? और शुक्रिया किस बात का? आखिर है तो ये भी हमारा ही गांव ना। हाँ हाँ बिल्कुल, ये गांव भी तुम्हारा ही है और आप सब इस गांव के सदस्य हैं।
तो अब से आप भी हमारे साथ इसी गांव में रह सकते हैं। हाँ, हम सब भी आप लोगों के साथ इसी गांव में मिलकर रहना चाहते हैं। हाँ, बहुत मजा आएगा। हम सब साथ रहकर बहुत एंजॉय करेंगे। इसके बाद सभी गांव वाले और चारों जादुई भाई जोर जोर से हंसने लगते हैं। साथ ही पूरा गांव उनकी जय जयकार करने लगता है। ये कहानी है हेतराम की। हेतराम का जन्म ही इसलिए हुआ था कि वो शराब पी सके। दिन के 24 घंटे वो शराब के नशे में रहता। उसके मोहल्ले में किसी को याद नहीं है कि कौन सा ऐसा दिन था जब उसने शराब नहीं पी हो। काम धाम उससे कोई होता नहीं था, तो फिर शराब पीता कैसे था? शराब पीता था अपनी पत्नी सुनीता की कमाई के पैसों से। सुनीता एक चूड़ी बनाने की फैक्ट्री में काम करती थी। हर दिन की तरह शराब के नशे में टल्ली हेतराम सड़क पर गाना गाते हुए जा रहा था। पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। अरे पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। गाना गाते हुए अपने डगमगाते कदम से जैसे ही वो अपने घर में घुसा, उसकी चारों बेटियां रीमा, सीमा, मीना और पुष्पा के दिल की धड़कन बढ़ गई। वो आपस में खुसर फुसर करने लगे। तभी हेतराम ने सीमा को बुलाकर पूछा, सीमा, अरे ओ सीमा, तेरी माँ कहाँ है रे? बापू वो तो अभी नहीं आई। आई नहीं? क्या मतलब आई नहीं? रात होने को आई और तुम्हारी माँ बाहर गैर मर्दों के साथ गुलछर्रे बढ़ा रही है। आने दो आज उसे, मार मार कर उसकी सारी आशा की यहीं जमीन में मिला दूंगा। बेशर्म औरत, मेरी नाक कटा दी है इसने। पति घर पर आ गया है और वो बाहर मजे कर रही है। उसके मुंह से दारू का भभका उठ रहा था। सीमा ने अपनी नाक बंद की और चुपचाप खामोशी से अपने शराबी पिता की बात सुनने लगी। तभी सुनीता वहां आ गई। सुनीता को देखते ही हेतराम भड़क गया। आ गई आशिकी लड़ाकर? अरे शर्म नहीं आती तुझे? घर में 4-4 बेटियां हैं और तू दूसरे के साथ मुंह काला किए फिरती है। ये सब आप क्या कह रहे हैं? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरा दिमाग खराब हो गया है? बदतमीज औरत है, मेरा दिमाग खराब हो गया है? इतनी रात तक तू कहाँ थी? काम पर गई थी, आपको पता नहीं है? चल बड़ी आई काम की धौंस देने वाली। ये बता इतनी रात क्यों हो गई? 100 बार बोल चुकी हूँ, काम बहुत है। अभी त्योहार आने वाले हैं, ज्यादा काम करना पड़ता है और इसके ज्यादा पैसे भी मिलते हैं, तभी तो घर चलता है। नहीं तो सारी कमाई तो आपकी शराब में चली जाती है। खुद तो कुछ करते नहीं, बीवी करे तो फालतू की बातें बनाते रहते हो। पत्नी के मुंह से ये बात सुनकर हेतराम को मिर्ची लग गई। उसने गुस्से में अपनी 8 महीने की गर्भवती पत्नी के पेट पर जोर से लात मार दी। वो जमीन पर गिर पड़ी और दर्द से करा उठी। सुनीता 5वीं बार गर्भवती थी। सुनीता तो पहली बेटी के बाद ही और बच्चे नहीं चाहती थी, लेकिन हेतराम को एक लड़के की चाहत थी। तू मुझे मत बता कि और बच्चे पैदा करने की नहीं। मर्द हूं मैं तेरा। मर्द की जो मर्जी होती है वही होता है और उसी में औरत का भला भी होता है। इसलिए अपनी जबान बंद रख और मर्द की बात सुन। अगर नहीं सुनेगी तो तेरी इस बेटी को रेल की पटरी पर फेंकाऊंगा, समझी? बेचारी सुनीता क्या करती? अब इस बात को कौन सी माँ बर्दाश्त करती कि उसके बच्चे को कोई रेलवे ट्रैक पर फेंकाए। हेतराम की धमकी ने सुनीता को एक बच्चा पैदा करने वाली मशीन बना दिया और एक लड़के की चाहत में सुनीता ने 4 लड़कियों को जन्म दे दिया और वो 5वीं बार भी गर्भवती हो गई थी। सुनीता दर्द से करा रही थी, लेकिन हेतराम को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो अब भी नशे में बड़बड़ाए जा रहा था। जबान चलाती है, हैं? मेरे सामने जबान चलाती है? अरे शुक्र मना मेरे जैसा सीधा साधा पति तुझे मिला है, नहीं तो तेरी इस बदजबानी पर तेरी जान ले लेता। ये कहकर उसने फिर से उसके पेट पर मारने के लिए अपना पैर उठाया। ये देखकर चारों बेटियां भागती हुई आई और अपने पिता के आगे रो रो कर और गिड़गिड़ा कर कहने लगी, बाबा बाबा माँ को छोड़ दो, भगवान के लिए माँ को छोड़ दो। अगर आपको मारना है तो हम सभी का गला घोट दो, क्योंकि आपको हमसे दिक्कत है ना। आप हमें मार दो लेकिन माँ को छोड़ दो। अपनी माँ का बचाव करती बेटियों को देख नशे में धुत हेतराम ने कहा, जान से मार दो? अच्छा ठीक है, जान से ही मार देता हूँ आज तुम लोगों को, ठीक है। उसके बाद उसने कोने में रखे झाड़ू से चारों बेटियों को तब तक मारा जब तक वो थक कर चूर नहीं हो गया। उसकी बेटियां दर्द से कराहती रही, लेकिन उसके अंदर तो दिल था ही नहीं। न जाने कितनी बार उस जालिम ने अपना जोर अपनी पत्नी और बेटियों पर दिखाया था। कुछ दिन और बीते। एक रात सुनीता को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। पेट में बहुत दर्द हो रहा है जी। लगता है मुझे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है। वो कराते हुए अपने पति को उठाती रही, लेकिन वो हूं हां करता रहा, लेकिन उठा नहीं। अब सुनीता से दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो किसी तरह बाहर आई और अपनी बेटियों को बुलाया और कहा, बेटा बेटा अस्पताल जाना होगा। सारी बेटियां अस्पताल जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन सुनीता से दर्द अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने अपनी बेटियों से कहा, मैं अस्पताल नहीं जा पाऊंगी बेटा, नहीं जा पाऊंगी। ये कहकर वो अपने कच्चे मकान के कच्चे से फर्श पर लेट गई और कराहने लगी।
थोड़ी देर बाद उसने फर्श पर ही एक और बच्ची को जन्म दिया और उसके साथ ही वो हमेशा के लिए इस दर्द भरी दुनिया को छोड़कर चली गई। अभी अभी इस दुनिया में आई जोर जोर से रो रही उसकी मासूम सी बेटी को तो ये पता भी नहीं था कि उसे जन्म देने वाली माँ अब ना तो उसके आंसू देख सकती है और ना ही उसके रोने की आवाज उसके कानों में पड़ सकती है। थोड़ी देर तक तो सुनीता की चारों बेटियों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर जब सुनीता बहुत देर तक बिना हिले डुले पड़ी रही तो माँ माँ ये क्या हो गया माँ? दीदी माँ माँ मर गई दीदी। सीमा और रीमा भागकर अपने पिता को माँ की मौत के बारे में बताने गए। बापू बापू माँ हिलजुल नहीं रही है, देखो ना क्या हो गया उन्हें। लेकिन उस रात हेतराम भी नहीं उठा, वो भी सो गया सदा के लिए। शराब ने उसे इस बार वो नींद दी जिस नींद के बाद कोई नहीं जागता। एक ही रात में 5 बच्चियां अनाथ हो गईं। नन्ही सी अभी अभी इस दुनिया में आई मुन्नी भूख के मारे रो रही थी, लेकिन घर में कुछ था कहाँ जो उसे मिलता। किसी तरह सीमा पड़ोस से थोड़ा दूध मांग कर ले आई। उसने उस मासूम को दूध पिला दिया, वो सो गई। उसके बाद सभी बहनें अपने माता पिता का अंतिम संस्कार करने शमशान घाट पहुंची। माँ बापू, सभी ने उनका अंतिम संस्कार किया। जब वो अंतिम संस्कार कर घर लौट रही थी तो जोरों की बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी भयंकर थी कि ऐसा लगा कि उस बारिश में सब खत्म हो जाएगा, और खत्म हुआ भी। माँ बाप तो उन 5 बच्चियों के चले ही गए थे। उनके घर पर बिजली गिर गई और उनका कच्चा मकान जलकर खाक हो गया। चारों बहनें जब घर पहुंची और अपने घर का यह हाल देखा, भगवान हमें क्यों छोड़ दिया? अरे हमें भी मार दो ना, हमें सब छीन लिया, सब कुछ। बिना गलती के हम सभी को जीवन भर की सजा दे दी। अरे मार दो। कहाँ ऊपर वाले, आओ सामने, हम नहीं डरते तुमसे, हमें मार दो। पूरी रात बेचारी वो बच्चियां एक पेड़ के नीचे रोते हुए बिताती हैं। सुबह उसकी छोटी बहन फिर से रोने लगी, लेकिन बार बार तो दूध मांगकर नहीं पिलाया जा सकता ना। कहाँ से लाए इसके लिए दूध, हम कहाँ से लाए? बहुत खराब किस्मत लेकर आई हो तुम मेरी बहन, बहुत खराब। सभी बहनें कुछ काम करने का सोच रही थी, क्योंकि बिना कुछ किए जीवन की गाड़ी तो चल नहीं सकती थी। और उसी की तलाश में अपनी छोटी बहन को गोद में उठाए वो चली जा रही थी। तभी उनकी नजर रास्ते में एक घायल अवस्था में पड़ी गाय पर गई। ऐसा लगता था कि किसी गाड़ी वाले ने उसे टक्कर मार दी है। चारों बहनें उस गाय को देखकर दुखी तो बहुत हुई, लेकिन वो क्या कर सकती थी। उन्होंने उसे देखकर भी अनदेखा किया और आगे बढ़ने लगी। तभी वो गाय जोर जोर से रंभाने लगी। ऐसा लगा कि वो उन्हें कह रही हो कि मेरी मदद करो। चारों बहनों के पैर अनायास ही रुक गए। पुष्पा, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि ये गाय रंभाकर हमसे मदद मांग रही है। मुझे भी ऐसा ही लगा दीदी। चारों बहनों ने गाय की खूब सेवा की। अपने फटे चिटे कपड़े से ही थोड़ा कपड़ा फाड़कर उसके घाव पर बांधा। भूखी प्यासी वो बहनें उस गौ माता की सेवा करने लगी और फिर थक हार कर सो गई। और जब उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि उनकी सबसे छोटी बहन गाय के बगल में चुपचाप लेटी हुई है और गौ माता उसे अपना दूध पिला रही है। चारों बहनें गौ माता के इस उपकार को गौर से देखने लगी और मन ही मन उनका धन्यवाद करने लगे। दीदी, गौ माता ने हमारी सारी चिंता ही दूर कर दी। अब मुन्नी को दूध की कोई दिक्कत नहीं होगी। मुन्नी दूध पीकर फिर सो गई। तब गौ माता फिर से जोर जोर से रंभाने लगी, जैसे उन सारी बहनों को शुक्रिया कह रही हो। गौ माता अब चारों बहनों के साथ ही रहने लगी। बहनों ने रोजी रोटी चलाने के लिए गौ माता के दूध से चाय बेचने का व्यापार शुरू किया। गौ माता के दूध से बनी चाय इतनी स्वादिष्ट होती कि इस चाय का स्वाद तो अद्भुत है। मैंने सच में ऐसी चाय आज तक नहीं पी। धीरे धीरे उनकी दुकान खूब चलने लगी। थोड़ा समय और बीता। अब उन बहनों ने गाय के दूध की मिठाइयां बनाकर बेचनी शुरू कर दी, और वे मिठाइयां भी लोगों की जबान पर ऐसी चढ़ी कि जो भी एक बार उनकी दुकान की मिठाई खाता वो बार बार उनकी दुकान पर आता। धीरे धीरे कर उन बहनों का संघर्ष कम होता गया और गौ माता की कृपा और अपनी मेहनत से वे कामयाबी की नई नई मंजिल पाती गई। पुरानी कहावत है कि कर भला तो हो भला। पालमपुर में रहने वाले असलम को भी उसके अम्मी अबू ने हमेशा यही सीख दी थी। असलम जो अभी 10वीं क्लास में पढ़ रहा था कि तभी अचानक एक हादसे में उसने अपने अम्मी अब्बू को खो दिया। अब असलम के पास न माँ बाप का साथ था और न ही कोई भाई बहन। बिल्कुल अकेला और अनाथ असलम किसी तरह से अपना गुजारा कर रहा था। 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद असलम एक आरा मशीन में काम करने लगा, क्योंकि पालमपुर जंगल के पास बसा हुआ एक कस्बा था। इसीलिए उस आरा मशीन में मशीनों से लकड़ी की कटाई के लिए हमेशा ही लोग चाहिए होते थे। असलम ने भी वहीं काम करना शुरू कर दिया। फिर कुछ दिनों के बाद, हाँ भाई छोटे, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ चाचा। और तेरा मन लग गया कि नहीं? हाँ हाँ, खूब मन लग रहा है चाचा, यहाँ सब अच्छे हैं। चल, बहुत काम कर लिया, लंच की घंटी बज गई है, आजा खाना खाते हैं। जी चाचा।
फैक्ट्री में असलम के अलावा 60 से 70 और मजदूर काम करते थे। कोई ट्रैक्टर ट्रॉली से लकड़ियां उठाता और गिराता था, कोई ऑपरेटर था तो कोई आरा मशीनों से लकड़ी की कटाई का काम करता था। देवी सिंह फैक्ट्री के सबसे पुराने मजदूरों में से एक थे। वो बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे और असलम के बारे में सब कुछ जानते थे, इसीलिए वो हमेशा असलम से बातें करते रहते थे ताकि वो खुद को अकेला न समझे। उस दिन देवी सिंह ने असलम के साथ ही खाना खाया, फिर दोनों ही काम पर लौटने लगे। छोटे, मेरी एक बात ध्यान से सुन। जी चाचा। ध्यान से देख, ये मशीन के पास जो एक लाल बटन है ना, ये किस काम आता है पता है ना तुझे? जी मुझे नहीं पता। ओए, ये बटन भगवान के बराबर है। ये एक बटन तेरी जान बचा सकता है। अच्छा, वो कैसे? देख, भगवान न करे, लेकिन अगर किसी दिन मान ले कि तेरा या किसी और का हाथ या पैर अगर आरा मशीन में चला जाए, तो इससे पहले कि मशीन तुझे अंदर खींचे, तुझे बस अपने दूसरे हाथ या फिर पैर से इस बटन को दबा देना है। मशीन फौरन बंद हो जाएगी। शुक्रिया चाचा, आपने बहुत अच्छी बात बताई। ओए, शुक्रिया गया भाड़ में। ये बता, मैंने तुझे इतनी अच्छी चीज बताई तो अब तू मुझे क्या देगा? मैं कल आपको आलू के पराठे खिलाऊंगा। अच्छा, और तू लाएगा कहाँ से आलू के पराठे? लाऊंगा नहीं, खुद बनाऊंगा चाचा। मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। अम्मी ने सब बनाना सिखाया था मुझे। आप देखना चाचा, मेरे हाथों से बने पराठे खाकर आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाओगे। अनाथ असलम को हमेशा से खाना बनाने का शौक था, इसीलिए बहुत छोटी उम्र से ही वो अपनी अम्मी से खाना बनाना सीखने लगा था और अब यही सीख उसके काम भी आ रही थी। हर आदमी उसके हाथों से बने खाने की तारीफ करता था। कई लोगों ने उसे राय दी कि उसे ढाबा खोलना चाहिए, लेकिन असलम के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपना खुद का ढाबा खोल सके, इसलिए उसने फिलहाल आरा फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया था। हालांकि यहाँ की कमाई से कुछ पैसे वो हर महीने जरूर बचा कर रखता था, जिससे वो आगे चलकर अपना ढाबा खोल सके। फिर अगले दिन लंच टाइम पर, चाचा, ओ चाचा। हाँ भाई, कैसा है छोटे? चाचा जल्दी आओ ना, देखो मैं आपके लिए आलू के पराठे लाया हूँ। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। ला भाई ला, खिला जरा। ओए होए, कमाल ही कर दिया यार तूने तो। सच्ची चाचा, आपको अच्छे लगे? ओए मजा आ गया रे। ओए सुनील, केशव, हरमन, अरे सब इधर आओ भाई। देखो तो इस छोटे ने क्या बवाल पराठे बनाए भैया। देवी सिंह ने फैक्ट्री के बाकी मजदूरों को भी असलम के हाथ से बने पराठे खिलाए। दरअसल देवी सिंह चाहता था कि सभी लोग असलम से बात करें और उसके हुनर की तारीफ करके उसका आत्मविश्वास बढ़ाएं, और ऐसा ही हुआ भी। हर किसी ने असलम के पराठों की जमकर तारीफ की। अब तो असलम बहुत खुश था। उसे फैक्ट्री में नया परिवार जो मिल गया था। घर पर अब उसका मन ही नहीं लगता था, क्योंकि वहां वो अकेला था। इसीलिए वो सबसे पहले फैक्ट्री आता और सबसे देर से घर जाता। इसके अलावा देवी सिंह कभी कभी उसे अपने घर भी ले जाया करते थे। अरे सब्जी का थैला कहाँ गया? लो चाचा, मैं आपकी सब्जी ले आया। ओए, इसकी क्या जरूरत थी? दिन भर फैक्ट्री में काम करके तू थका नहीं क्या? मैं घर पर अकेला रहता हूँ, मन नहीं लगता। अपने लिए सब्जी लाने गया था तो सोचा आपके लिए भी ले लूं, लेकिन थैला एक ही था, इसलिए चाची से आपका थैला मांग कर ले गया था। चल अब आ ही गया है तो खाना खाकर जाना, ठीक है? वैसे तुझे खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? न, सेवई। मेरी अम्मी के हाथों की बनी। वो बहुत ही बढ़िया सेवई बनाती थी। मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन उनके जैसा स्वाद आज तक नहीं आया। लेकिन फिर भी अगले महीने जब ईद आएगी तो मैं आप सबके लिए जरूर सेवई बना कर लाऊंगा। जरूर बच्चे जरूर। चल अब चलकर खाना खा ले। अब सेवई तो नहीं है, पर तेरी चाची ने आज सूजी का हलवा बनाया है मीठे में। असलम पूरी फैक्ट्री में सबसे छोटा था और अपनी बातों और अच्छे स्वभाव से वो जल्द ही सबकी आंखों का तारा बन गया। दिन बीते और देखते ही देखते ईद भी आ गई, तो असलम ने पूरे मन से खूब सारी सेवई बनाई और उसे लेकर फैक्ट्री चलाया। ओए छोटे, तूने छुट्टी नहीं की आज? आज तो ईद है ना? ईद तो अपनों के साथ मनाई जाती है चाचा, और मेरे अपने तो आप सब हो। तो बस रात भर जागकर सेवई बनाई है आप सबके लिए, और ईद की नमाज पढ़कर मैं यहाँ हूँ। चलिए अब सबको बुला लीजिए, मिलकर सेवई खाएंगे। देवी सिंह के साथ साथ फैक्ट्री के सभी मजदूरों ने असलम के हाथों से बनी सेवैयां खाई। सेवई बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी। सभी ने असलम की तारीफ की और सभी ने असलम को ईदी के तौर पर कुछ पैसे भी दिए। काश अगर मालिक यहाँ होते तो तुझे तगड़ी ईदी दिलवाता उनसे। हाँ चाचा, मैंने मालिक के बारे में सुना जरूर है, लेकिन कभी उन्हें देखा नहीं है। इस फैक्ट्री के जो मालिक है ना, उनका नाम है शेर सिंह। जितना बड़ा नाम उतना बड़ा रुतबा, और दिल तो उससे भी बड़ा है मालिक का। वो कभी कभी ही आते हैं यहाँ, लेकिन जब भी आते हैं तो हम सबसे जरूर मिलते हैं, और बिना हमारे कहे हर साल हमारी तनख्वाह भी बढ़ा देते हैं। इस साल तो तेरी भी पगार बढ़ जाएगी छठे। असलम ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ। वक्त बीतता गया।
सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन वो हो गया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उस दिन असलम की तबीयत खराब थी। सभी ने उसे आराम करने को कहा, लेकिन वो फिर भी काम पर चला आया और लकड़ियां काटते वक्त गलती से उसके दोनों हाथ मशीन में चले गए। उस दिन असलम की बस जान जाने ही वाली थी कि तभी उसे उस लाल बटन की याद आई जो उसे देवी सिंह ने बताया था। असलम ने फौरन पैर से उस लाल बटन को दबा दिया और वो मशीन फौरन वहीं रुक गई। असलम की चीख सुनकर सारे मजदूर उसकी तरफ दौड़े चले आए और उसे अस्पताल लेकर भागे। उस लड़के को बचा लो डॉक्टर साहब, वो बेचारा अकेला है, अनाथ है। लड़का तो ठीक है पर उसके दोनों हाथ बोस ने खो दिए हैं, हमें माफ कीजिएगा। हंसता खेलता असलम अब अपाहिज हो गया था। उसके दोनों हाथ नहीं रहे। वो बेहोश अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा था। उसे देखकर देवी सिंह और फैक्ट्री के सारे मजदूर बस रोए जा रहे थे। तभी एक जोरदार आवाज वहां पर गूंजी। देवी, कहाँ है वो लड़का? मालिक आप? जी वो वहां पर है, बहुत छोटा है मालिक, और इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। अरे किसने कहा कि उसका कोई नहीं है? तुम सब हो तो सही उसके अपने, और फिर मैं किस लिए हूं? मैं इसका पूरा इलाज करवाऊंगा और जब ये ठीक हो जाएगा तो फिर से फैक्ट्री में काम करने आएगा। शुक्रिया मालिक। कई महीने बीत गए। अब असलम के घाव भर चुके थे। अब उसे जल्दी से जल्दी फैक्ट्री जाकर सबसे मिलना था। शेर सिंह ने अब उसे मशीन से हटाकर ऑपरेटर का काम दे दिया था, जहां वो अपने पैरों से लिफ्ट को ऑपरेट कर सकता था। असलम अब काफी उदास रहने लगा था। अपने हाथों को खोने से ज्यादा उसे इस बात का दुख था कि अब वो किसी के लिए भी कुछ खाने को नहीं बना सकता था। उल्टा उसके खाने पीने का इंतजाम भी अब देवी सिंह ही कर रहा था। वक्त बीता और एक बार फिर ईद का त्योहार आया। ओए छोटे, उदास क्यों है तू? क्या हुआ? कुछ चाहिए तुझे तो मुझे बताना। चाचा, पिछली ईद पर मैंने आपको सेवई खिलाई थी, लेकिन इस बार। ओए तू तो बहादुर बच्चा है, ऐसे रोता क्यों है? तू इस बार भी ईद मनाएगा और सेवई भी खाएगा, समझा ना? आजा देख जरा, तेरे लिए आज यहाँ हर कोई अपने घर से सेवई बनाकर लाया है। असलम की आंखों में आंसू थे। उसके सामने सेवइयों के कटोरों में प्यार ही प्यार परोसा गया था, जिसकी मिठास में असलम अपने सारे दुख और तकलीफ भूल गया। सेवइयां बहुत ही स्वाद हैं चाचा, पर मेरी ईदी वो भी तो दीजिए। वो मैं तुम्हें दूंगा बच्चे। ये फैक्ट्री के मालिक शेर सिंह की आवाज थी। शेर सिंह से मिलकर असलम बहुत खुश हुआ। शेर सिंह ने असलम को गले से लगा लिया और फिर ईदी के तौर पर शेर सिंह ने असलम को वो तोहफा दिया जिसकी असलम उम्मीद ही खो चुका था। शेर सिंह ने असलम को शहर ले जाकर उसे 2 नकली हाथ लगवाए, जिनकी मदद से असलम अब वो सब कुछ कर सकता था जो वो करना चाहता था। और इस तरह एक बार फिर असलम की ईद उसके लिए मुबारक हो गई थी। इंदिरा का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में हुआ था। उसके पिता भारतीय फौज में इंजीनियर थे और उसकी माँ स्वास्थ्य विभाग में काम करती थी। इंदिरा अपने माता पिता की दूसरी संतान थी। उसकी एक बड़ी बहन तथा एक छोटा भाई भी था। इंदिरा को बचपन से ही खेल कूद का बड़ा शौक था। उसे फुटबॉल और वॉलीबॉल जैसे खेल बहुत पसंद थे। इंदिरा अभी छोटी ही थी कि एक दिन उसके पिता का देहांत हो गया। पिता के देहांत के बाद उसके परिवार की जिम्मेदारी उसकी बड़ी बहन के पति ने उठाई। बड़ी होने तक इंदिरा ने फुटबॉल और वॉलीबॉल में कई राष्ट्रीय पदक जीते थे और इसी प्रतिभा के दम पर उसका सिलेक्शन इंडियन आर्मी में हो गया था। एक दिन इंदिरा खुशी खुशी घर आई और चहकते हुए अपनी माँ से लिपट गई। अरे क्या हुआ? ऐसी कौन सी बात हो गई जो तू इतना चहक रही है? माँ, इंडियन आर्मी की चिट्ठी आई है, मेरा सिलेक्शन हो गया है। मुझे 1 हफ्ते के अंदर दिल्ली हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करना है। इंदिरा की बातें सुनकर माँ की आंखें खुशी से छलक उठी। धीरे धीरे वह दिन भी आ गया जब इंदिरा को दिल्ली के लिए निकलना था। इंदिरा की सब तैयारी पूरी हो चुकी थी। अच्छा माँ, अब मैं निकलती हूँ, गाड़ी का समय हो गया है। अपना ख्याल रखना और खाना समय पर खा लिया करना। और देख, बाहर का ज्यादा कुछ मत खाना। मैंने तेरे सामान में कुछ लड्डू और मठरियाँ रख दी हैं, उन्हें तू ही खाना, किसी को बांट मत देना। हाँ माँ, मैं अपना ख्याल रखूंगी। अब मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो तुम इतनी चिंता कर रही हो। हाँ हाँ मालूम है, बहुत बड़ी हो गई, मगर चाहे तू कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, मेरे लिए तो तू बच्ची ही रहेगी। इसके बाद इंदिरा अपनी माँ से गले मिलती है और घर से निकल जाती है। उसकी आंखों में आने वाली जिंदगी के रंगीन सपने तैर रहे थे, मगर उसे मालूम नहीं था कि ट्रेन का ये सफर हमेशा के लिए उसकी जिंदगी को बदल कर रख देने वाला है। रात का समय था। ट्रेन में सब लोग खाना खाकर सोने जा रहे थे। इंदिरा ने भी खाना खाया और सोने की तैयारी करने लगी। तभी वहाँ चादर ओढ़कर बैठे कुछ लोग उठे और उन्होंने अपनी जेबों से चाकू और पिस्तौल निकाल लिए। इंदिरा को समझते देर न लगी कि ये लोग लुटेरे हैं जो ट्रेन में मुसाफिरों को लूटने के लिए भेस बदल कर बैठे थे। लूटपाट करते हुए वो लुटेरे इंदिरा के पास आए। इंदिरा के गले में सोने की चेन थी। लुटेरों की नजर उस पर पड़ गई। चल, ये सोने की चेन निकाल। नहीं,
ये चेन मेरे पिता की आखिरी निशानी है, मैं ये तुम्हें नहीं दूंगी। अरे देगी कैसे नहीं। इतना कहकर वो जबरदस्ती उसके गले से चेन छीनने लगा। इंदिरा ने चेन को बचाने की कोशिश की और इसी धक्का मुक्की में वो चलती ट्रेन से बाहर गिर गई और उसका एक पैर ट्रेन के नीचे आ गया। इंदिरा भयानक दर्द से चीख उठी और फिर बेहोश हो गई। रात भर वो उसी तरह पटरी के किनारे बेहोश पड़ी रही। उसका पैर कटकर अलग हो चुका था। इससे भी बुरा ये हुआ कि रात भर पटरी के आसपास रहने वाले चूहे इंदिरा के कटे पैर से मांस नोच नोच कर खाते रहे। सुबह रेलवे के कुछ कर्मचारियों की नजर बेहोश पड़ी इंदिरा पर पड़ी। वो उसे उठाकर अस्पताल ले गए। उसका एक पांव कटकर शरीर से अलग हो चुका था। दूसरे पांव की हड्डी भी कई जगह से टूट चुकी थी और साथ ही साथ उसकी रीढ़ की हड्डी में भी फ्रैक्चर हो गए थे। इंदिरा पूरे 3 दिन तक बेहोश रही। 3 दिन बाद जब उसे होश आया तो अपनी इस हालत पर उसे रोना आ गया। उसकी माँ और घर वाले उसे घेर कर खड़े थे। उसे रोता देखकर उसकी माँ भी रोने लगी। तभी वहाँ डॉक्टर आया। इंदिरा का ऑपरेशन करना होगा, लेकिन इस तरह के ऑपरेशन की सुविधा यहाँ उपलब्ध नहीं है। इन्हें दिल्ली के अस्पताल में एडमिट करना हो। इंदिरा को दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में लाया गया जहाँ उसका ऑपरेशन किया गया और उसे नकली पांव लगाया गया। अभी भी उसे पूरी तरह से ठीक होने में कम से कम 4 महीने का समय लगता, इसलिए उसे अस्पताल में ही रखा गया। अस्पताल में पड़ी इंदिरा पूरे दिन बस आंसू बहाती रहती थी। एक दिन जब इंदिरा अस्पताल में अपने बिस्तर पर अकेली थी तब, हे भगवान, ये क्या हो गया? भविष्य के सारे सपने मिट्टी में मिल गए। तभी उसके सामने टीवी पर एक न्यूज आई। कैंसर को मात देकर भारतीय खिलाड़ी युवराज सिंह भारत लौटे। एकाएक इंदिरा के मन में एक बात आई, यहाँ लोग कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी को मात दे रहे हैं और मैं इतने से ही घबरा गई। अगर मुझे मरना होता तो मैंने उसी पटरी पर दम तोड़ दिया होता। हे भगवान, अगर तूने मुझे बचाया है तो जरूर मेरे जीवन में कुछ अच्छा लिख रखा होगा। मैं अपाहिजों की जिंदगी नहीं जीऊंगी। ये मेरा दूसरा जन्म है। अब मैं एवरेस्ट फतेह करूंगी और लोगों को दिखा दूंगी विकलांग होना कोई शाप नहीं है। हाँ, बस थोड़ी बदकिस्मती जरूर है, मगर ये बदकिस्मती तुम्हारे सपनों को पूरा करने से नहीं रोक सकती। इस सोच ने इंदिरा के रोम रोम में जोश भर दिया। इस इच्छा शक्ति के कारण वो 2 महीनों में ही ठीक हो गई। डॉक्टरों के भी आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उनके जीवन का ये शायद पहला ऐसा केस था जिसमें मरीज अपने तय समय से पहले ही ठीक हो गया था। इन 2 महीनों में न सिर्फ इंदिरा ठीक हुई थी बल्कि अपने नकली पैर पर चलना भी सीख लिया था उसने। अब समय था अपने सपने को पूरा करने का। इसके लिए वो भारत की पहली महिला पर्वतारोही जिन्होंने एवरेस्ट को फतेह किया था उनसे मिली। तुमने इस हालत में एवरेस्ट फतेह करने की सोची? अरे, तुम तो एवरेस्ट फतेह कर चुकी हो। अब बस दुनिया को तारीख पता चलनी बाकी है। मुझसे जो भी मदद हो पाएगी मैं करने को तैयार हूँ। इनकी तरह कई और लोगों ने भी इंदिरा को अपने सपने को पूरा करने में मदद की और आखिर में वो दिन भी आया जब इंदिरा अपने दल के साथ एवरेस्ट फतेह करने के अभियान पर निकली। 7 दिन की थका देने वाली यात्रा के बाद वो लोग एवरेस्ट की घाटी में पहुंचे। दोस्तों, अब हम एवरेस्ट की घाटी में पहुंच चुके हैं। कल से हम एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू करेंगे। आज आप लोग आराम से सो जाइए। इंदिरा भी अपने टेंट में सोने चली गई। अगले दिन जब वो उठी तब उसे एक बुरी खबर पता चली। दोस्तों, मौसम विभाग की चेतावनी आई है कि आगे पूरे 1 सप्ताह मौसम खराब रहेगा। इस स्थिति में हम एवरेस्ट की चढ़ाई नहीं कर पाएंगे। हमें अपना मिशन यहीं रोकना पड़ेगा। नहीं, मैं यहाँ इस तरह निराश होकर वापस जाने नहीं आई हूँ। अब अगर मैं जाऊंगी तो एवरेस्ट पर तिरंगा फहरा कर ही जाऊंगी। दल के मुखिया और बाकी लोगों ने इंदिरा को लाख समझाया, मगर एक बार वो जो फैसला ले चुकी थी उससे टस से मस न हुई। आखिर लोग उसे उसके हाल पर छोड़कर वहां से लौट गए। इंदिरा ने अपनी चढ़ाई शुरू की। मौसम विभाग के कहे अनुसार मौसम दिनों दिन खराब होता चला गया, मगर इंदिरा ने हार नहीं मानी और विशाल एवरेस्ट को अपने बनावटी पैरों से रौंदते हुए आगे बढ़ती रही। इसी चढ़ाई के दौरान एक दिन मौसम हद से ज्यादा खराब हो गया। इंदिरा को भी अपने कदम कुछ देर के लिए रोकने पड़े। रात का समय था। आसमान में चांद उगा हुआ था। ठंडी बर्फीली हवाएं पेड़ों को झुका रही थी। इंदिरा एक चट्टान की ओट में बैठी थी। तभी उसे एक गुर्राहट की आवाज सुनाई दी। फिर उसे अंधेरे में 2 सुर्ख आंखें चमकती हुई दिखाई दी। ये पहाड़ी पर रहने वाला विशाल भेड़िया था। उस भेड़िए ने अपने शिकार इंदिरा की खुशबू सूंघ ली थी। वह सधे कदमों से उसकी ओर बढ़ने लगा। विशाल भेड़िए को सामने देखकर इंदिरा का दिल धक धक करने लगा। डर के मारे उसका सारा शरीर बर्फीला तूफान होने के बावजूद पसीने से भीग गया। लगता है अब मेरा अंत आ गया है। मैं अपाहिज भला इस भेड़िए का मुकाबला कैसे कर पाऊंगी? मुझे भी दूसरे लोगों के साथ वापस लौट जाना चाहिए था। मगर तभी जैसे उसके दिमाग में एक बिजली सी कौंधी। नहीं, अगर मुझे मरना ही होता तो मैं उसी दिन मर गई होती।
अरे, जब वो भयानक रात मुझे नहीं मार पाई तो इस भेड़िए की क्या मजाल। इतना सोचते ही इंदिरा पूरे जोश के साथ उठ खड़ी हुई। अब वो खौफ से बाहर आ चुकी थी। उसके सारे शरीर में सनसनी दौड़ रही थी और फेफड़ों में सर्द लहर। उसने भेड़िए की आंखों से आंखें मिलाई। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए भेड़िए की ओर बढ़ने लगी। अब डरने की बारी भेड़िए की थी। आज तक उसके सारे शिकार उससे डरकर भागते रहे थे, मगर आज पहली बार कोई शिकार उसकी आंखों में आंखें मिलाकर उसकी ओर बढ़ रहा था। इंदिरा का रौद्र रूप देखकर वो दुम दबाकर भाग गया। इस जीत ने इंदिरा के जोश को दुगना कर दिया। कुछ ही दिनों में सब बाधाओं को पार करते हुए उसने एवरेस्ट की चोटी पर अपना कदम रख दिया। इंदिरा ने एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगा लहराया। आज इंदिरा उस भयानक काली रात को भूल चुकी थी जिसने उसे अपाहिज बनाया था। आज वो एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी सूरज से आंखें मिला रही थी। अपनी अपंगताओं से संघर्ष करते हुए इंदिरा ने जो मुकाम हासिल किया था उस पर उसे आसमान भी सलामी दे रहा था। और सिर्फ एवरेस्ट ही नहीं, एक एक करके उसने अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, इन सभी महादेशों की 7 दुर्गम चोटियों को फतेह करने वाली दुनिया की पहली दिव्यांग बनी और अपना नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया। आदमी विकलांग सिर्फ मन से होता है साहब। अगर मान लो तो हार है, अगर ठान लो तो जीत। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।